एवरीवन। इस वीडियो के अंदर भाई हम लोग एचटेट जो एग्जाम है 2020 का, उसमें रीजनिंग वाला सेक्शन है उसको सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और मैथ हरियाणा जीके सीडीपी वाला सेक्शन है, यानी कि सीडीपी वाला पार्ट है, वो हमने कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। चलिए रीजनिंग वाला सेक्शन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। देखो भाई, इन ए कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज के अंदर है ना, डिस्टेंस को कैसे लिखा गया है, कुछ इस टाइप से लिखा गया है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये देखो, DISTANC, डिस्टेंस को कैसे यहाँ पर लिखा गया है, IDTATOEC, कुछ ऐसे लिखा गया है। सेम पैटर्न के अंदर यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्यूमेंट को भी ऐसे ही लिखा गया है, DOCUMENT। डॉक्यूमेंट को यहाँ पर इसने लिखा है ODDMUFTN। तो आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन में कि सेम कोड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको थर्सडे को बताना है कि कैसे लिखेंगे, THURSDAY। तो थर्सडे का यानी कि सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे कि डिस्टेंस को ऐसे लिखा गया है, सेम पैटर्न में डॉक्यूमेंट को लिखा गया है, वैसे ही थर्सडे को आपको बताना है कि पैटर्न कैसे फॉलो होगा। तो देखो, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है DI। तो देखो, ये फर्स्ट वाले यहाँ पर रिपीट हो गए, ये रिवर्स हो गए। फर्स्ट अगर दो की बात करें यहाँ पर तो DI है, तो ये हो गया ID। फिर उसके बाद S है ना, तो S में एक का इंक्रीमेंट हो गया, यानी +1 कर दिया यहाँ पर। फिर देखो TA है, तो TA के बाद ये क्या कर दिया, इसने AT कर दिया, यानी कि इन दोनों को रिवर्स कर दिया। ऐसे ही N के बाद क्या हो गया यहाँ पर, O आ गया है, यानी कि यहाँ पर +1 का इंक्रीमेंट हो गया है। फिर CE के बाद क्या हो गया भाई, EC हो गया, यानी कि ये रिवर्स हो गया। ऐसे ही डॉक्यूमेंट को लिखा है इसने। तो हमें थर्सडे को लिख के बताना है कि कैसे होगा। तो हम इन दो को क्या कर देते हैं, रिवर्स। तो TH का क्या हो जाएगा भाई, HT हो जाएगा। U के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है, यानी कि +1 कर दीजिए। तो U के बाद क्या हो जाएगा, V। RS को रिवर्स कर दो भाई, पहले S लिख दो फिर R लिख दो। D का नेक्स्ट, यानी कि D में हम +1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, D का नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, E हो जाएगा। और AY का क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स कर देंगे तो YA हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा। आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। तो देखो HTVSR, तो HT देखो, पहले दो ऑप्शन में HT है, फिर उसके बाद यहाँ तो R आ रहा है, यहाँ पर V है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। देखो HTVSREYA बिल्कुल सही है। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को हमें, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग भी बना लिया जाता है। ठीक है, या फिर पैटर्न आप देख सकते हैं कि पैटर्न किस टाइप का यहाँ पर बन रहा है, उसी अकॉर्डिंग हम जो भी पूछा है उसका बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 62। क्वेश्चन नंबर 62 है भाई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। ये देखो, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। देखते हैं क्या है हमारे पास। ये डायरेक्शन वाला है। देखिए, कमल वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो वही डायरेक्शन बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब चलते हैं 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में बोल रहा है 10, तो हम नॉर्थ में चलते हैं भाई 10 मीटर। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब 10 मीटर चलने के बाद है ना, जो कैंडिडेट है, जो भी पर्सन है, वो किधर गया है, 6 मीटर गया है साउथ की तरफ। तो साउथ डायरेक्शन में भाई 6 मीटर मूव ऑन करेंगे। अब इस पॉइंट से 6 मीटर मूव ऑन करेंगे ना, तो 6 मीटर मूव ऑन करने के बाद कहाँ पहुंच जाएंगे, तो 10, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई। 6 मूव कर देंगे, यानी कि मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 हो गई, यानी कि पर्सन अब यहाँ पहुंच गया है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, देन ही वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इस डायरेक्शन में 3 मीटर गया है। अब यहाँ पहुंचने के बाद 3 मीटर चला गया, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई 3 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है पढ़िए, इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा के अंदर है, ये पूछा है। तो शुरू का पॉइंट भाई ये था, मान लेते हैं ये O पॉइंट था, और बाद में वही मान लेते हैं ये इस पॉइंट पर पहुंच गया P पॉइंट पर। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी भाई, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये भाई मैथ का क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड है, 100 मान के भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले रीजनिंग की कर लेते हैं, मैथ्स के तो सर ने करवा रखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए रीजनिंग की करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 देखो भाई, रीजनिंग वाला हमारा, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस ये जो सीरीज दे रखी है ना आपको, यहाँ पर आपको गलत जो पद है यानी गलत जो टर्म है, रॉन्ग टर्म बतानी है, कौन से रॉन्ग है। देखो क्या है, सीरीज लिखते हैं एक बार, 1CV, नेक्स्ट है 5FU, नेक्स्ट टर्म है हमारी 9IT, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी 15LS, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी है 17OR। अब इसको एक बार चेक करते हैं कि कौन सा हमारा जो टर्म है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो पहले मैं नंबर से स्टार्ट कर लेती हूँ। नंबर से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, देखो 1 है, 1 के बाद 5 है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पर भाई, 1 से 5 में चला गया, तो 1 से 5 में जाने के लिए यानी +4 ऐड हो गया। 5 से 9 जाने के लिए यहाँ पर भी भाई +4 का एडिशन हुआ है। अब देखो 9 से 15 जाने के लिए, यानी कि 9 में यहाँ पर देखो +4 है, यहाँ +4 है, तो आगे भी यानी कि +4 होना चाहिए। तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भाई 13LS आना चाहिए था। ठीक है, और आ क्या रहा है यहाँ पर 15LS, इसलिए यही टर्म हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो यही टर्म हमारी, यही रॉन्ग टर्म है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 15LS है ना, ये रॉन्ग टर्म है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 13LS आना चाहिए था। आगे भी अगर हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, यहाँ पर 13LS आना चाहिए था, 13 में +4 जोड़ेंगे तो 13 में 4 जोड़ा तो हमने क्या आ गया हमारा 17 आ गया, तो इसका मतलब यही टर्म है हमारी रॉन्ग है। ठीक है, 15 नहीं आना था, यहाँ पर क्या आना था भाई 13 आना था, और 13 में 4 जोड़ के देखा तो इसका मतलब यहाँ पर तो 17 आ रहा है, तो ये तो ठीक है ना। तो गलती कहाँ पर है, मिस्टेक कहाँ पर है भाई, यहाँ पर ही मिस्टेक है, यही हमारा रॉन्ग है। बाकी ये जो CVFUITLSOR को आप देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सी कितने पे आता है, 3 पर आता है, सी की नंबरिंग करें। एफ कितने पे आता है, 6 पर आता है। आई कितने पे आता है, 9 पर आता है। एल कितने पे आता है भाई, 12 पर आता है। ओ कितने पर आता है भाई, 15 पर आता है। सभी में +3 का इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे UVUTSO, और ये क्या है आर, देखो आर से एस से टी, देखो पीछे से इंक्रीमेंट हो रहा है, पीछे से एक प्लस हुआ है, यानी कि बैक साइड से देखेंगे RSTUV, इसका मतलब लेटर्स की जो पोजीशन है वो तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर मिस्टेक कहाँ है, नंबर्स में ही मिस्टेक है, नंबर हमने चेक कर लिया है। 15 ना आने के बजाय यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो भैया आपका मैथ का है, चलो 66 पर चलते हैं। तो 66 देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये ब्लड रिलेशन वाला है। श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा, तो किसने कहा है भाई, किसने कहा है पहले तो वो देखो, श्रीमान एक्स ने बोला है ना श्रीमती वाई के लिए, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स। ठीक है, अब एक्स ने बोला, श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा कि कहा श्रीमती वाई मेरी माता, यानी कि एक्स की माता हो गई है। ठीक है, तो एक्स हो गया ये। अब एक्स की माँ क्या हो जाएगी, जैसे कि हो जाएगी एक्स की माँ, यानी कि एक जनरेशन ऊपर की बात हो गई। मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, तो ये वही एक्स है, इसकी माँ ये हो गई। अब इसकी माँ का कौन है, ये मेरी माता के पौत्र की पत्नी। अब ये माँ हो गया, माँ का पोता कौन होगा, यानी कि एक्स का तो बेटा होगा ना। ठीक है, और आगे क्या कहा है, माता के पौत्र की पत्नी है, तो भाई ये एक्स का बेटा होगा, यानी कि इसका तो क्या होगा, ये पौत्र हो गया। ठीक है, इसकी माँ का तो ये पौत्र हो गया, और इसकी पत्नी। ठीक है, यानी कि ये वाई है, ये वाई के बारे में कह रहा है कि श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा कि श्रीमती वाई, ये जो वाई है ये मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एक्स है ना, ये वाई को क्या बोलेगा। ठीक है, अब ये वाई को क्या बोलेगा एक्स, अब बताइए क्या बोलेगा। अब यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू मिसेज
वाई एक्स है वो वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो एक्स भाई वाई को क्या बोलेगा, ससुर बोलेगा, यानी फादर इन लॉ बोलेगा। ठीक है, यानी कि फादर इन लॉ तो लगा, इसका ससुर हो गया। भाई वाई क्या है, इसकी पुत्र वधु हो गई ना, तो ये कौन हो गया, ये इसका ससुर हो गया। ठीक है ना, वाई का ये कौन हो गया भाई, फादर इन लॉ हो गया, यानी कि ससुर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड्स कैन हर्टलेस बी डिवाइडेड इनटू विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। यानी कि एक लेटर को सिर्फ एक बार ही यूज करना है। ठीक है, एक लेटर को सिर्फ एक बार ही यूज करना है, और आगे क्या कहा है, इससे पहले बोला है यहाँ पर विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर, यानी कि लेटर्स का हमें ऑर्डर है ना वो बदलना नहीं है। ठीक है, तो एक बार लिख लिख लेते हैं ये वर्ड हर्टलेस, HEARTLESS, ये वर्ड लिख लिया हमने हर्टलेस। अब आप ये जो वर्ड है ना हर्टलेस, यहाँ पर इससे हमें बताना है कि देखो, वर्णों का क्रम बदले बिना प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए हर्टलेस जो शब्द है उससे कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इससे कितने इंडिपेंडेंट हैं वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो देखिए, बना के देखो, वर्णों का क्रम है ना वो हमें बदलना नहीं है, ऑर्डर है ना वो चेंज नहीं करना। ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं करना। तो देखो, तो सबसे पहले तो देखो, एक तो बन जाएगा ये LESS, लेस बन जाएगा हमारा। ठीक है, एक हमारा ये बन जाएगा यहाँ पर हीट बन गया, ये HEAT, हीट हो गया हमारा। ठीक है, तो दो तो यही बन गए हमारे। अब यहाँ पर इसने बोला है कि लेटर्स है ना हमें वो क्या नहीं करने, एक लेटर को सिर्फ एक बार ही यूज करना है। एक तो कंडीशन इसने ये बताई है कि एक लेटर को इसने एक बार ही यूज करना है, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा है कि हमें है ना ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को भी भाई चेंज नहीं करना, ये डिजिट नहीं, लेटर्स का ऑर्डर है ना वो भी नहीं बदलना, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर। तो इसका मतलब तो भाई यहाँ पर तो दो आ गए ना, दो नहीं आए, ये तो अपने आप में तो अलग है ना, दो ऐसे है ना, तो दो होगा इसका आंसर, यानी कि दो ही हम इंडिपेंडेंट लेटर बना सकते हैं इससे, और तो कुछ यहाँ पर बना ही नहीं पाएंगे। चलो देखते हैं एक बार बना करके बन जाते हैं क्या, HEART, देखते हैं HEA, अगर आर इसमें है ही नहीं तो भाई ये नहीं बना सकते, हम हर्ट नहीं बना सकते। ठीक है, लेस हमने बना चुके हैं हम लोग, और अगर टी से बनाना चाहें तो टी से भी नहीं बनेगा भाई, ये सिर्फ एक ये दो ही लेटर बनेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये बाकी नहीं बनेंगे भाई यहाँ पर। नेक्स्ट देखो भाई, हमारे पास ये मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 तो मैथ का है हमारे पास। चलो नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है भाई हमसे, देखो ये नेक्स्ट टर्म बतानी है, पैटर्न क्या है हमारा, देखो 20 20, ये है 19, ये है 16 हमारा, फिर है इधर लिखते हैं एक बार, देखो 20 20 है, 20 है, उसके बाद है 19, उसके बाद है 16, उसके बाद है 13, फिर 14, फिर 11। अगली दो टर्म बतानी है क्या क्या आएंगी, अगली दो संख्याएं बतानी है क्या क्या आएंगी। अब यहाँ पर देखो 20 20 सेम सेम हो गए, यानी कि इनका डिफरेंस तो 0 हो गया। अब आगे देखो क्या है 19, तो 20 में एक कम कर दिया इसने, यानी कि -1 कर दिया है। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। फिर आगे देखो कितना हो गया, ये 16 से 13 हो गया, यहाँ पर भी कितने का हो गया, यहाँ पर भी देखो 3 का माइनस हो गया। अब आगे फिर देखो 13 से 14, यहाँ भाई +1 हो गया, यहाँ फिर प्लस, यहाँ भाई -3 हो गया, है ना, ये 14 है, ये माइनस, ये 11 है, तो यहाँ भाई -3 हो गया। अब आप आगे देखेंगे, आप देखो ये 20 20, यानी कि देखो यहाँ इनका डिफरेंस 0, यहाँ इनका डिफरेंस -1,
यहाँ आगे इनका डिफरेंस -3, यहाँ इनका डिफरेंस -3, ठीक है। यहाँ देखो एक बार इनका डिफरेंस कितना है इन दोनों का, यहाँ पर +1, इनका -3, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, देखो ये 3 3 तो 2 बार माइनस हो गया, ये -1 था इधर, यहाँ पर भाई इसका यहाँ पर 10 और 10 आएगा, यहाँ पर है ना 11 और 10 में अगर हम देखेंगे ना तो 11 से 10 गया है, यानी कि ये -1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई, -1 हो गया, और फिर आगे 0 हो गया, यानी कि 10 से 10 में डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। 11 से 10 -1 हो गया, ठीक। तो ये इसका आंसर आएगा भाई, 10 और 10 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कुछ अलग सा क्वेश्चन था ये आपका रीजनिंग का, ठीक है। तो कई बार है ना ऐसे पैटर्न में भी सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार क्यूब और स्क्वायर के फॉर्मेट में तो हमें दिखाई दे जाएंगे, कई बार थोड़े से अलग टाइप के पैटर्न के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़े से भैया आपको इनकी प्रैक्टिस करके जानी है एग्जाम में। इसका हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 आपका भाई मैथ वाला है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला कंसेप्ट से है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, ये कर लेते हैं, ये भी वैसे मैथ्स का ही है बट रीजनिंग में भी ऐसे किस टाइप के कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखो, इफ श्याम राइट्स डाउन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, यदि श्याम है ना वो क्या कर रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के इंटीजर्स को लिख रहा है, ठीक है, देन हाउ मेनी टाइम्स डज ही राइट्स 3, 3 को वो कितनी बार लिखेगा। तो देखो यहाँ पर है ना भाई, इसने तो वैसे तो बोला नहीं, इसने इंटीजर्स की बात की है। इंटीजर वैसे पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं, है ना। इंटीजर हमारे पॉजिटिव में भी होते हैं, नेगेटिव में भी, बट यहाँ पर तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही हम लेके चलेंगे 1 से लेकर 100 तक की, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के जो इंटीजर यानी संख्याएं हैं उनमें 3 है ना वो कितनी बार आता है, 3 है वो कितनी बार आएगा, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स 3 विल, 3 को वो कितनी बार लिखेगा। अब देखो 1 से लेकर 10 तक की बात करें तो 3 है, एक बार ही आता है, यानी 1 2 3 की बात करें। अब 11 वाली लाइन में देखें तो 13 आता है, यानी कि एक बार 3 ये हो गया। 21 वाली लाइन में देखें तो एक तो 23 आता है हमारा, एक 30 हो गया, ठीक है। ऐसे 31 वाली लाइन में 40 में तो हमारा 3 आता नहीं है, 39 तक 3 है हमारा यहाँ पर, और एक 33 ये हो गया, यानी कि इस लाइन में टोटल बात करें तो 10 3 आएंगे। तो देखो 3 1 हो गया, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 3 6 3 7 3 8 और 3 9, यानी कि 31 वाली लाइन में 10 बार 3 आएगा। ऐसे ही आप देखो 41 वाली लाइन में 43 आएगा, 51 वाली लाइन में 53 आएगा, आगे बात करें हम 61 वाली लाइन में 63 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 71 वाली लाइन में देखें, 71 वाली लाइन में देखेंगे हम 71 वाली लाइन में देखेंगे, एक मिनट भाई पेन नहीं चल रहा हमारा, एक मिनट। 71 वाली लाइन में देखेंगे 73 हो गया, 81 वाली में 83 हो गया, और 91 वाली में देखेंगे तो 93 हो गया। 100 तक ही तो देखना है हमें, 1 से लेके 100 तक ही चेक करना है, आगे तो देखेंगे नहीं हम। तो देख लो अब कितने 3 हो गए, एक यहाँ हो गया, एक इस लाइन में हो गया, एक इस लाइन में हो, इसमें 2 हो गए भाई, इस लाइन में हमारा 3 0 30 में 3 है और 23 में 3 है। इस लाइन में टोटल कितने 3 है, 10 3 है, तो गिनेंगे ना सभी हम तो ये 20 हो जाएंगे हमारे। 10 तो यहीं पर हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी कि 20 आ जाएंगे ये। आप ऐसे भी काउंट करके भी थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, यहाँ पर कितने आएंगे भाई, 20 आएंगे। 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा 71 का हो जाएगा 3, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, रीजनिंग का कह रहा है ये हमसे, ऑर्डर वाला है हमारे पास, देखिए क्या है, इसको मैं रब कर देती हूँ भाई, इसका ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन पर, ये देखो ए इज एल्डर टू बी, ए है वो बी से बड़ा है, तो ये हम ए लिख लेते हैं, ये इधर भी लिख लेते हैं, ए है वो बी से बड़ा है, इतनी लाइन तो हमें यहाँ पर लिख ली। जबकि सी और डी ई से बड़े हैं, यानी कि ई है ना, ई है वो सी से भी बड़ा है और डी से भी बड़ा है, तो भाई
ई है ना आपका, सी से भी बड़ा है और डी से भी बड़ा है, तो हमने इधर लिख लिया है, ई को ऊपर लिख लिया है और डी, सी और डी को नीचे लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सी और डी से, जबकि सी और डी ई से बड़े हो गए। नीचे आएगा भैया आपका, क्योंकि सी और डी ई से बड़े हैं, तो ई छोटा हो गया यानी कि सी और डी से, ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रख देना है आपको, सी और डी ई से बड़े हैं, यानी कि ई छोटा होगा। नेक्स्ट देखो, ई ए और सी के मध्य में है, यानी कि ए के और सी के मध्य में कौन है, ई है, तो देखो ए यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। अब ए के और क्या कह रहा है, सी के बीच में कौन है भाई, तो इधर हम एक बार सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ए के बीच में और सी के बीच में कौन है भाई आपका, ये कैसे बनेगी कंडीशन आपकी भाई, फिर से पढ़ेंगे, देखो ए बी से बड़ा है, ए हो गया बी से बड़ा, यानी कि ए को ऊपर लिख लिया, बी को नीचे, जबकि सी और डी ई से बड़े हैं, सी और डी भाई ई से बड़े हो गए। आगे क्या कहा है, सी है बी से बड़ा है, तो भाई सी हो गया बी से बड़ा, ये लाइन भी हो गई, तो ये तीनों को एडजस्ट कर दिया हमने। अब जो भी बोल लाइन, इसको भाई थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं ए को। अब ये वाली लाइन और देखते हैं एक बार, ई और ए के मध्य, ई और ए के मध्य कौन है भाई, सी है, तो भाई अगर हम ई को यहां लिख लें, ई को इधर लिखते हैं, तो देखो ई और ए के मध्य तो नहीं हुआ ये हमारा सी, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर यानी कि बिल्कुल करेक्ट रहेगी, वो देखो एक बार आप, ई बी से बड़ा है, अगर ई को हम इधर लिखें, ई क्या है हमारा, ई है ए और सी के बीच में है, इधर कर दो भाई ई को, ए और सी के बीच में हो गया हमारा ई, ठीक है। अब डी को हम, ये वाली लाइन और पढ़ो, डी, सी और डी, सी और डी ई से बड़े हैं, यानी कि, तो सी और डी अगर हम यहाँ डी लिखेंगे तो फिर ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं होती, तो कौन सा बिल्कुल सही है, तो देखो ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो ये कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कौन सा है भाई, अगर जो भी कंडीशंस दे रखी है ना उनके अकॉर्डिंग ही देखिए ना, यहाँ पर जो भी कंडीशन इसने स्टार्टिंग में दी हुई ना उनके अकॉर्डिंग ही देखिए ना, तो कौन सा बिल्कुल सही सुटेबल है वो बताना है। देखो एक बार जस्ट एक बार फिर से लिख लेते हैं भाई, एक मिनट फिर देखो, ए हो गया बी से बड़ा, नेक्स्ट क्या है सी और डी, ये इधर लिख लेते हैं सी और डी, ये क्या है, सी और डी ई से बड़े हैं, यानी कि ई छोटा हो जाएगा आपका। और अगली लाइन क्या कहा है, ए और सी के बीच में कौन है भाई, ई है, तो ए और सी के बीच में ई कैसे बिठाएंगे हम लोग, ए के बीच में और सी के बीच में, यदि यहाँ ए लिख लें और ये सी हो गया, ई यहाँ बिठा देंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, हमें तो बताना है कि कौन सा बिल्कुल आवश्यक रूप से सत्य है, यानी कि, तो देखो ई है वो बी से बड़ा है, अगर बी को यहाँ लिखते हैं हम लोग तो ई हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा, यही इसकी बिल्कुल सुटेबल रहेगी, ठीक है। डी है वो सी से बड़ा, डी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, ये करेक्ट नहीं है, ये तीनों भाई यहाँ पर करेक्ट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट ये रहेगा आपका, एक बार आप खुद बना के देखना एक बार इसको, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। अमंग एम, टी, आर, के एंड डी ईच ऑफ द ईच हैविंग ए डिफरेंट हाइट। देखो ये सभी कैंडिडेट हैं, एम है, टी है, आर है, के है और डी है। हर एक की जो हाइट है वो अलग अलग है। एम इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम डी। एम सिर्फ किससे छोटा है? एम इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम टी। तो यानी कि एम सिर्फ किससे छोटा है? सिर्फ टी से छोटा है। तो यानी कि इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लो भाई एम। एम ये हो गया आपका एम। एम इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम टी। एम है ना, सिर्फ किससे छोटा है? यानी कि टी से छोटा है, बाकियों से तो बड़ा है यानी कि। ठीक है, बाकियों से तो क्या है? एम बड़ा है। आगे क्या कहा है इसने? एम केवल टी से छोटा है। और आगे क्या कहा है? डी केवल के से लंबा है। इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? देखो अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो सबसे छोटा अगर बात करें, देखो ये क्या कह रहा है कि एम है, एम इज शॉर्टर ओनली फ्रॉम टी। एम केवल टी से यानी कि टी है ना वो एम से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और बाकियों से तो एम बड़ा है, ये बात हो गई। यानी टी ऊपर होगा, एम नीचे होगा। आगे क्या कहा है? डी इज टालर ओनली फ्रॉम के। डी है ना किससे लंबा है? के से लंबा है। तो डी है लंबा है किससे भाई? के से लंबा है सिर्फ। आगे क्या कहा है इसने? अगली लाइन और देख लो। डी इज टालर, डी इज टालर ओनली फ्रॉम के। हु इज द थर्ड टालेस्ट पर्सन? तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा? अब देखो ये टी तो यहाँ हो गया। एम ये कह रहा है कि एम है ना, एम से एम सिर्फ किससे छोटा है? टी से छोटा है। तो टी तो ये हो गया। बाकी इनके बारे में बताया नहीं, तो आप इनको आप लिख सकते हैं। इधर डी लिख लो, इधर के लिख लो, और इधर एक क्या बच गया आपका? आर बच गया। आर तो भैया आपका यहाँ आएगा, क्योंकि इसने ये बात बोली है ना, डी इज टालर ओनली फ्रॉम के। डी सिर्फ किससे लंबा है? सिर्फ डी किससे लंबा है? के से लंबा है। तो आर को तो भैया आपको बीच में लेना पड़ेगा। ठीक है, आर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि डी है सिर्फ किससे लंबा है? के से लंबा है। तो सबसे छोटा तो ये होगा भाई, स्मॉलेस्ट तो ये होगा, सबसे छोटा ये होगा। अलग अलग इनकी हाइट है, सबसे छोटा ये होगा। यहाँ पर सबसे छोटा सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा, थर्ड टालेस्ट पर्सन पूछ रहा है। तो तीसरा तो भाई देखो यही होगा, आर आएगा सबसे। जो तीसरे पोजीशन पे होगा टालेस्ट पर्सन कौन होगा? आर होगा। ठीक है, तो आपको इस अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ेगा। आर आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया आपका, ये मैथ वाले क्वेश्चन है आपके, स्क्वायर रूट निकालने वाले, स्क्वायर रूट वगैरह वाले मैथ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। ए मैन परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, हिज फेस टुवर्ड्स वेस्ट। एक आदमी है वो योगा कर रहा है भाई। तो ये लिख लेते हैं डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जो भी बोल रहा है उस अकॉर्डिंग बनाते हैं। हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट। भाई वो योगा कर रहा है, उसका जो फेस है किधर है? वेस्ट डायरेक्शन में है। तो वेस्ट में फेस अगर इधर है किसी पर्सन का, तो लेफ्ट हैंड किधर होगा भाई? इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड होगा, और इधर क्या हो जाएगा उसका? राइट हैंड होगा। ठीक है, इधर उसका लेफ्ट हैंड होगा, इधर क्या होगा? राइट हैंड होगा। क्योंकि उसका फेस किधर बता रहा है? हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट। उसका फेस है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। उसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में है। इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड भी, तो उसका दाया जो बायां हाथ है, लेफ्ट जो हैंड है, वो किस डायरेक्शन में होगा?
तो अगर मैंने यहाँ पर उसका फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में कर दिया है, तो ये जो डायरेक्शन है यानी कि ये जो हैंड होगा उसका इधर होगा, इस डायरेक्शन में उसका राइट हैंड होगा यानी नॉर्थ में, और ये जो साउथ डायरेक्शन में कौन सा हैंड होगा उसका लेफ्ट हैंड। लेकिन रिवर्स कर देती हूँ मैं, क्यों रिवर्स कर देती हूँ, क्योंकि वो क्या कर रहा है, योगा कर रहा है ना, चेंजमेंट कर देंगे। ये जो है हेड उसका डाउन है और लेग्स अप है, जैसे ही आप बदलोगे ना तो बदलोगे तो जो जिधर लेफ्ट है उधर तो राइट हो जाएगा, और जिधर राइट है उधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड पूछा है। तो लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा भाई, नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। जो भी सवाल में बोल रहा है ना उस अकॉर्डिंग पहले तो सीधा सीधा डायरेक्शन में बना लेंगे। फेस को वेस्ट में बोल रहा है तो हमने वेस्ट में करके यहाँ पर लेफ्ट राइट लिख लिए, फिर बाद में हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। चेंज क्यों किया, क्योंकि वो परफॉर्मिंग योगा इज हेड डाउन, भाई हेड नीचे है लेग्स ऊपर है, तो ये लेफ्ट राइट भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो लेफ्ट राइट बदल गए, तो जिधर राइट था उधर लेफ्ट आ गया और लेफ्ट था उधर राइट आ गया। लेफ्ट हैंड की पूछा है तो लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ। तो नॉर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका भाई मैथ वाला है, ये क्वेश्चन भी, ये भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी मैथ का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग वाले भैया कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन, ये हरियाणा जीके के, हरियाणा जीके के भी हम कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी और पेपर का एनालिसिस करेंगे, रीजनिंग या मैथ्स एनालिसिस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।